Hello everyone, welcome back to my new video with a new topic deficit demand। इससे पहले हम एक्सेस डिमांड पढ़ चुके हैं। हम एक पूरा टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड हम पढ़ चुके हैं, उसके रीजंस हम पढ़ चुके हैं, उसके इम्पैक्ट भी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने वो सारा किया था। अगर आप वो वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर जाइए, इजी इकोनॉमिक्स बाय रश्मि टाइप करिए, वहाँ मेरी सारी वीडियोस आ जाएंगी। उसमें से आप बाय नेम चूज करिए एक्सेस डिमांड, ठीक है। वो वीडियो, इससे पहले वो वीडियो देख लेना, इसी के आगे कंटिन्यूड पार्ट है ये। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिशिट डिमांड। डेफिशिट डिमांड जैसे कि इसके नाम में है डेफिशिट डिमांड, डेफिशिट मतलब कम होना, तो जब डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। नाउ डेफिनेशन, deficit demand refers to the situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy। एक ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है लेकिन हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है। मतलब डिमांड सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है और इसकी डिमांड लोग कम कर रहे हैं। हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है। मैंने सामान तो बना दिया 10,000 का, लेकिन डिमांड लोग कर रहे हैं केवल 8,000। तो सप्लाई तो ज़्यादा हो गई, सामान तो 10,000 बन गया, लेकिन डिमांड कितनी की लोगों ने 8,000, डिमांड कम हो गई। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम डेफिशिट डिमांड। क्लियर? तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। तो डायग्राम देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले हमने एग्रीगेट सप्लाई बनाया, 45 डिग्री का होता है। फिर हमने एडी बना दिया C+I। अब हम क्या कर रहे हैं, डेफिशिट डिमांड, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे वो पॉइंट क्या था, E, फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम क्योंकि डेफिशिट डिमांड पढ़ रहे हैं तो डिमांड को हमने थोड़ा सा कम कर दिया। ये डिमांड हमारी यहाँ तक है, इस डिमांड को हमने थोड़ा सा कम कर दिया। तो इससे इफेक्ट देखते हैं, इससे क्या इफेक्ट आता है। ये हमने डॉटेड लाइन बना दी, न्यू AD1। ये हमारा AS था, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। हमने डिमांड को थोड़ा कम कर दिया क्योंकि हम डेफिशिट डिमांड पढ़ रहे हैं, तो डिमांड को थोड़ा कम कर दिया। तो जैसे ही हमने डिमांड को कम किया, एक नई लाइन आ गई हमारे पास, नया AD आ गया, AD1। अब जहां पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या आ गया, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ आ गया है, मीन्स बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, डिमांड हमारी जो इक्विलिब्रियम यहाँ पर था हमारा, वो इक्विलिब्रियम क्या आ गया, पीछे हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो एक्चुअल था और प्लान्ड, उन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट का नाम डाल देते हैं F। तो EF हमारा क्या हो गया, डिफ्लेशनरी गैप। Deflationary gap means when actual demand is less than planned demand। तो actual demand और planned demand के बीच में जो एक गैप बन जाता है, उस गैप को हम बोलते हैं deflationary gap। मैंने अभी भी एग्जांपल दिया ना आपको कि हमने सोचा कि 10,000 की डिमांड होगी। सपोज मैंने मोबाइल निकाले हैं मार्केट में, मोबाइल लॉन्च किए हैं, मैंने 10,000 मोबाइल निकाले, मुझे लगा कि 10,000 मोबाइल की डिमांड हो जाएगी, लेकिन डिमांड कितने की हुई, 8,000 की। तो यहाँ मेरी एक्चुअल डिमांड, जो मेरी सही डिमांड थी, वो मेरी प्लान डिमांड से क्या है, कम है। प्लान डिमांड हमारी 10,000 थी, लेकिन एक्चुअल डिमांड कितनी हुई, 8,000, डिमांड तो मेरी कम रह गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, प्लान डिमांड थी मेरी 10,000 लेकिन एक्चुअल डिमांड आई 8,000, तो इन दोनों का जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर हुआ? इन्फ्लेशनरी गैप में हमारी एक्चुअल डिमांड प्लान डिमांड से ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पर हमारा इन्फ्लेशनरी गैप आता था।
डेफिशिएंट डिमांड में हमारी एक्चुअल डिमांड प्लान डिमांड से कम हो गई, तो यहाँ पर जो गैप आया उसे बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर? अब हम इसके रीजंस कर लेते हैं। रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड, क्यों डेफिशिएंट डिमांड होती है, मार्केट में डिमांड कम क्यों होती है। फर्स्ट वन इज डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंजप्शन लेवल, डिक्रीज कम होना। जब हमारा कंजप्शन लेवल कम हो जाएगा, अगर हमारा कंजप्शन लेवल कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाती है। सपोज पहले 100 में से मैं केवल 10 रुपीज़ सेव करता था और 90 को कंज्यूम करते थे। 10 रुपीज़ हम सेव करते थे, 90 हम कंज्यूम करते थे। अब हमने क्या कर दिया, अपना कंजप्शन लेवल कम कर दिया। अब हम सेविंग करने लगे 20 और कंजप्शन हमारा कितना हो गया 80। तो जहाँ मार्केट में हम पहले 90 की डिमांड करते थे, 90 का कंजप्शन करते थे, वहाँ हम कंजप्शन कितने का करने लगे 80। तो डिमांड हमारी 10 की कम हो गई। तो जैसे ही हम कंजप्शन लेवल कम करते हैं, मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। क्लियर? पहले मैं 90 रुपीज़ का सामान खरीदती थी, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया 80 का खरीदना शुरू कर दिया, तो डिमांड मैंने 10 की कम की। तो इससे क्या होता है, जैसे ही हमारा कंजप्शन लेवल कम हुआ, मार्केट में डिमांड भी हमारी कम हो जाती है। क्लियर? सेकेंड वन इज इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर टैक्स बढ़ जाए, पहले मेरी इनकम थी 10,000, उसमें से क्या होता था 1000 रुपीज़ टैक्स के जाते थे, बाकी 9000 मैं कंज्यूम करती थी। अब क्या हुआ, टैक्स बढ़ गया। अब 10,000 की जगह वो टैक्स जाने लगा 1500, तो अब मैं कंजप्शन कितना कर पाऊंगी 8500 का, क्योंकि टैक्स बढ़ गया। अब टैक्स हो गया मेरा 1500, तो मैं कंजप्शन कितना कर पाऊंगी 8500 का। ठीक है? तो पहले जहां मैं कंजप्शन 9000 का कर पा रही थी, अब वहीं कंजप्शन मेरा कितना हो गया 8500 का, तो 500 की डिमांड कम हुई। तो सेम, अगर टैक्स इंक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड हमारी कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही टैक्स इंक्रीज होगा कंजप्शन लेवल कम हो जाएगा, और अगर कंजप्शन लेवल डिक्रीज होता है तो मार्केट में डिमांड भी कम हो जाती है। क्लियर? थर्ड इज डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कम कर दे, सपोज पहले गवर्नमेंट खर्च कर रही थी, रोड भी बना रही थी, हॉस्पिटल भी बना रही थी, डैम्स भी बना रही थी, तो वहाँ से डिमांड कर रही थी उन सब चीज़ों की। लेकिन अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस कम कर दिए, गवर्नमेंट कोई रोड नहीं बना रही है, तो गवर्नमेंट क्या उसकी डिमांड करेगी? रोड बनाने के लिए जो भी मटेरियल था गवर्नमेंट उसकी डिमांड करेगी? नहीं करेगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंसेस कम किए, उससे इफेक्ट क्या पड़ा, डिमांड भी कम हो गई। तो जैसे जैसे हमारा कंजप्शन लेवल डाउन होगा, मार्केट में डिमांड भी कम होती चली जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाता है, रिटर्न के लिए। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर ऑब्वियसली रिटर्न हम चाहेंगे कि हमें रिटर्न मिले। सपोज पहले मैं इन्वेस्टमेंट मैं करती थी 1 लाख का, तो उस पर मुझे रिटर्न मिल जाता था 10,000 का। ठीक है? अब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया 50,000 का, तो उस पर रिटर्न भी कितना मिलेगा 5,000। तो पहले मेरे पास रिटर्न था 10,000, तो मैं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रही थी, 1 लाख की डिमांड कर रही थी, जिस पे मुझे 10,000 का रिटर्न मिल रहा था। अब मैंने क्या कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट अपना कम कर दिया, अब मैं केवल 50,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है? तो डिमांड भी तो 50 की ही करूँगी। तो अब हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट अपना कम किया, उससे हमारा रिटर्न भी कम आया। अब रिटर्न जो हम मार्केट में लगा रहे हैं, पहले वो लगा रहे थे हम 10,000 का, हमें प्रॉफिट हो रहा था, हम 10,000 मार्केट में लगा रहे थे। अब हमें रिटर्न मिल रहा है 5,000, तो हम मार्केट में कितना लगाएंगे, केवल 5,000। तो जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा, मार्केट डिमांड भी कम होती चली जाएगी। ठीक है? डिमांड भी हमारी कम हो जाती है, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो रिटर्न हमें ज़्यादा मिलेगा, हम मार्केट में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, हमारे रिटर्न कम हो जाते हैं, तो हम मार्केट में भी कम
इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, राइज इन इम्पोर्ट। अगर हम इम्पोर्ट बढ़ा दें, इम्पोर्ट को इंक्रीज़ कर दें, तो अब तक सपोज़ मुझे जो मैं 10,000 अपनी पॉकेट मनी खर्च करती थी वो केवल डोमेस्टिक पे खर्च करती थी, क्योंकि हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, इस 10,000 को अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं 8,000 डोमेस्टिक पर इन्वेस्ट कर रही हूँ और 2,000 फॉरेन पर, इंटरनेशनल पर, ठीक है। तो जहाँ पहले हम डिमांड डोमेस्टिक में पूरे 10,000 की करते थे तो डिमांड हमारी इंक्रीज होती थी। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इंपोर्ट किया हमारी डिमांड भी डिवाइड हो गई। हमने डोमेस्टिक पर डोमेस्टिक की कितनी डिमांड की, 8,000, और फॉरेन की डिमांड करनी हमने स्टार्ट कर दी। हमने फॉरेन की डिमांड कर ली 2,000। तो जहाँ पहले सारा अमाउंट हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर जाता था, डोमेस्टिक डिमांड पर जाता था, वहीं अब सारे हमारी एक्सपेंसेस दोनों पर जाने लगी, इंटरनेशनल पर भी और डोमेस्टिक पर भी। तो जैसे ही हम इंपोर्ट अपना इंक्रीज करते हैं हमारी डोमेस्टिक डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स पर भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट को भी हम कंज्यूम करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डोमेस्टिक डिमांड हमारी कम हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट हम कम करें, हम फॉरेन्स को जो प्रोडक्ट है अपना कम दे रहे हैं। कम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारा प्राइस लेवल इंटरनेशनल प्राइस लेवल के कंपैरिजन में हाई होगा, तभी तो हम कम एक्सपोर्ट कर पा रहे होंगे, लोग हमसे कम खरीद रहे होंगे। अगर सपोज कोई चीज़ मैं पहले 100 रुपये में बेचती थी, अब मैंने उसको क्या कर दिया, 150 में बेचना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, मेरे कंज्यूमर कम होंगे ना। तो जैसे ही मैंने प्राइस लेवल बढ़ाया हमारा एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया, और अगर एक्सपोर्ट हमारा कम होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन अपना कम कर देंगे। प्रोडक्शन हमारा कम होगा तो डिमांड भी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। पहले हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे तो ज़्यादा सामान बनाते थे, ज़्यादा की डिमांड करते थे। अब हम कम कर रहे हैं तो कम की डिमांड करेंगे, कम सामान बनाएंगे, तो हमारी डिमांड भी कम हो गई। तो ये थे हमारे रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड, क्यों मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। अब इसके इम्पैक्ट हम देख लेते हैं। तो इसके हम इम्पैक्ट देख लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट में। फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, डेफिशिएंट डिमांड, जब डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई हमारे पास ज़्यादा है और डिमांड हमारे पास कम है। तो मैं सामान बना रही थी 10,000 का, लेकिन डिमांड कितनी हुई, 8,000 की, तो मेरे पास तो स्टॉक बच गया, 2,000 का मेरे पास स्टॉक बच गया। तो जैसे ही डेफिशिएंट डिमांड होती है मार्केट में, हमारा आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा स्टॉक इंक्रीज होता चला जाता है, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिमांड तो लोग कम कर रहे हैं। तो जो हमने सामान बनाया था, जो हमने आउटपुट किया था, उसमें से क्या हुआ, स्टॉक हमारा इंक्रीज होता चला गया, स्टॉक हमारा बच गया, रिमेनिंग स्टॉक हमारा बचा है। तो स्टॉक हमारा बच गया है, इंक्रीज हो गया है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन अपना कम कर देंगे, ठीक है। तो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में क्या होता है, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिमांड कम हो रही थी, सामान हमारे पास बचा हुआ था, तो स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम कम करेंगे, तो प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है तो हमें लेबर की ज़रूरत भी कम होगी, तो क्या होगा, लोगों को जॉब से धीरे धीरे करके हटाया जाएगा, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हमारा डाउन हो जाएगा।
तो डेफिशिएंट डिमांड, जैसे ही मार्केट में स्टॉक इंक्रीज होता जा रहा है और प्रोडक्शन हमारा कम होता जा रहा है, तो हमें लेबर की ज़रूरत भी कम होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्रिएट होने लगेगा। और अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अब लोग अपना काम कर तो रहे हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। काम तो कर रहे हैं वो, लेकिन उन्हें जॉब उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उसमें क्या, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब कंपटीशन बढ़ गया, प्रोडक्शन कम है, लेबर बहुत ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? सस्ती लेबर ढूंढेंगे, जहां उन्हें सस्ते काम करने वाले लोग मिलेंगे वो उन्हें पकड़ेंगे। तो इससे क्या होगा? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा। मतलब लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम कम वेजेस का मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, जब हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, प्रोडक्शन कम है, हमें स्टॉक निकालना है किसी तरीके से, क्योंकि स्टॉक हमारे पास बढ़ गया, हमने डिमांड सोची थी ज़्यादा होगी, लेकिन डिमांड तो कम हुई, तो हमारे पास स्टॉक बच गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्राइस लेवल हमारे कम हो जाएंगे, प्राइस हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक को पूरा करने के लिए, स्टॉक को ख़त्म करने के लिए प्राइस हमें कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी में प्राइस लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये थे हमारे इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट का क्या होगा? हमारा अगर डिमांड हमारी कम है तो स्टॉक हमारा बच जाएगा, और अगर स्टॉक हमारा बचा हुआ है, इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन कम करेंगे, तो स्टॉक इंक्रीज हो जाता है और आउटपुट हमारा कम हो जाएगा। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अब लोगों के पास क्या होगा? प्रोडक्शन कम है तो लेबर की ज़रूरत भी कम पड़ेगी, लेबर भी कम होगी। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि उन्हें सस्ती लेबर मिल जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, अराइज हो जाता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, जब स्टॉक हमारे पास है, बचा हुआ है, तो उस स्टॉक को निकालने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? प्राइस लेवल को उन्हें कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड उनकी कम हो रही है। तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए उन्हें प्राइस लेवल अपना डाउन करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, डेफिशिएंट डिमांड, रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड और इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, कि कैसे एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने यहीं तक पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, थम्स अप करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड बटन होता है सब्सक्राइब का, उस बटन को आप क्लिक करिए, ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को टैप कर दीजिए, तो आप जैसे ही मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगी आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा नई वीडियो का, तो आपको पता चल जाएगा कि एक नई वीडियो और बनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए उसके लिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ही मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं वीडियोस आगे बनाती रहूँगी, मोटिवेशन हमें मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन से। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय।